निदैया ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज आपके बीच हिंदी व्याकरण का एक नया प्रकरण समास लेकर उपस्थित हूँ। समास शब्द का अर्थ है जोड़ना, मिलाना या संक्षिप्त करना। तो हिंदी में शब्दों का संक्षिप्तीकरण हम किस तरह करते हैं, आज इसी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। इस तरह से समास की परिभाषा हुई दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, ये चार पद हैं जिनका अर्थ है रसोई घर। अर्थात इन चारों पदों के लिए हम एक ही शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन चारों पदों से मिलकर बना ये एक शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। जैसे कमल के समान चरण, इन चारों पदों को मिलाकर एक शब्द बना चरण कमल। घोड़े पर सवार, जिसके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं घुड़सवार, तो इसे कहेंगे समस्त पद। और यदि समस्त पद को अलग करके लिखा जाए तो उसे हम कहेंगे समास विग्रह। तो समस्त पद को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। और दो या दो से अधिक पदों से मिलकर एक नया शब्द यदि हम बनाते हैं तो उसे समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्द या समस्त पद क्या होता है, आइए देखें। जो शब्द समास के नियमों से बंधता है वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। समास के नियम जिन पदों पर लागू होकर एक पद बनता है, जिस प्रकार अभी हमने 3-4 पदों को मिलाकर एक शब्द बनाया था, वह समस्त पद कहलाता है। तो इसी तरह हम समस्त पद उसे कहते हैं जो समास की प्रक्रिया से होकर गुजरता है और एक नया शब्द बनता है। सामासिक शब्द में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जैसे एक सामासिक शब्द है देश भक्त। देश भक्त में दो पद हैं, एक देश और दूसरा भक्त। देश पूर्व पद कहलाएगा और भक्त उत्तर पद। देखिए, सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं एवं दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर बना हुआ पद समस्त पद कहलाता है। जैसे देश और भक्त को मिलकर देशभक्त बना। आइए देखें समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास तथा अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। इस तरह समास के 6 भेद हुए। अगली कक्षा में हम विस्तार पूर्वक एक एक भेद पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन, धन्यवाद, नमस्कार। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने समास क्या होता है, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है, ये सब जानकारी प्राप्त की थी। आज हम समास के भेद पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौण होता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि
उत्तर पद क्या होता है और पूर्व पद क्या होता है। तो उत्तर पद जो बाद वाला पद होता है उसे कहते हैं। और जैसे धर्म ग्रंथ में ग्रंथ जो है उत्तर पद है, तो तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें बाद वाला उत्तर पद प्रधान हो, मुख्य हो, मेन हो, और पूर्व पद गौण हो। यानी हम उत्तर पद की बात कर रहे हो, ना कि पूर्व पद की बात कर रहे हो। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, तो हम ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ना कि धर्म की बात कर रहे हैं। तो धर्म प्रधान नहीं हुआ, वो गौण हुआ, और ग्रंथ जो पद है ये प्रधान हुआ। हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में सारे कारक चिन्ह विग्रह करने पर आपको दिखाई देंगे। जैसे इसमें का, द्वारा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये सारे कारक चिन्ह हैं। विग्रह करने पर आपको कारक चिन्ह भी प्राप्त होंगे। ये तत्पुरुष समास की पहचान है। आइए देखें तत्पुरुष समास के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। कर्ता कारक को छोड़कर और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सब कारक इस समास में सम्मिलित हैं। कर्म तत्पुरुष में को के लोप से यह समास बनता है। यदि हम पदों में से को हटा देंगे और उस बात का अर्थ एक लिख देंगे तो वही उसका समासपद बन जाएगा। जैसे को का लोप होता है खत्म होना, गायब होना। ग्रंथ को लिखने वाला, को हटाना है, तो ग्रंथ लिखने वाला कौन होता है? ग्रंथकार। तो हम को का लोप हो गया तो ग्रंथकार बन गया। शरण को आगत, को हट जाएगा तो शरणागत, इसकी संधि भी हो जाएगी। अणय में आ की मात्रा लग जाएगी तो शब्द बन जाएगा शरणागत। तो समस्त पद क्या बना? शरणागत। अब शरणागत है, ये समस्त पद है और इसका विग्रह करने पर शरण को प्राप्त। बच्चों एक और बात का भी ध्यान रखना कि जब भी समस्त पद का विग्रह करेंगे तो आपको समस्त पद का जो अर्थ होगा वही विग्रह में लगभग प्राप्त होगा। यानी उसका अर्थ ही समास विग्रह है। उसे खोलकर लिखना, उसको विस्तार पूर्वक लिखना ही समास विग्रह है। सब तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, अब करण कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो है से और के द्वारा। जिस समास में से और के द्वारा का लोप होगा तो वह करण तत्पुरुष समास बनता है। जैसे वाल्मीकि के द्वारा रचित। अब के द्वारा को अगर हटा देंगे तो वाल्मीकि रचित बच जाएगा। वाल्मीकि रचित यानी वाल्मीकि ने जिसकी रचना की। हस्त द्वारा लिखित, द्वारा हटाते ही हस्त लिखित हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होने से यह समास बनता है, क्योंकि संप्रदान कारक चिन्ह के विभक्ति जो है वो के लिए है। संप्रदान तत्पुरुष के लिए हटते ही संप्रदान तत्पुरुष बन जाएगा। सत्य के लिए आग्रह, के लिए हटा देंगे तो सत्याग्रह बन जाएगा। और सत्याग्रह को अगर हम विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ क्या बनेगा? सत्य के लिए आग्रह को ही सत्याग्रह कहते हैं। ऐसे ही डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, अगर हम इसमें से के लिए हटा देंगे तो शेष बच जाएगा डाक गाड़ी, और ये बनेगा संप्रदान तत्पुरुष। आपको केवल तत्पुरुष समास ही बता देंगे तब भी आपका वह समास ठीक होगा। आपको समस्त पद अगर परीक्षा में दिया जाएगा तो आपको विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। तो अगर आप संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष ना भी बताएं और केवल तत्पुरुष समास बता दें तो भी आपका सही है, लेकिन हम इसे विस्तार से पढ़ रहे हैं। अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक की विभक्ति होती है से, तो से का लोप हो जाएगा तो वहाँ पे बनेगा अपादान। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसमें से हटाते ही पथ भ्रष्ट बन जाएगा। आशा से परे, आशातीत। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। तो ये विभक्ति चिन्ह जिसमें से लगा होता है कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष। तो तत्पुरुष भी लिख देंगे तो भी ठीक है। संबंध के चिन्ह होते हैं विभक्ति चिन्ह का, के, की। जहाँ का, के, की का लोप हो जाएगा वहाँ समास बन जाएगा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में आइए हम देखते हैं
राजा की सभा को हम क्या कहते हैं? रिलेशन है इन दोनों में, संबंध है राजा और सभा में कि उसकी है ये सभा। तो संबंध स्थापित करता है का के की। कन्या का दान, तो कन्या और दान के बीच संबंध कौन पैदा कर रहा है? का। तो इन तीनों में से अगर की और का हट जाएगा तो शेष क्या बचेगा? राजा की सभा राजसभा। काठ की पुतली, अब काठ पुतली नहीं होगा, ये कठपुतली। कन्यादान, कन्या का दान। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में और पर इसकी विभक्ति चिन्ह होती है, और में और पर का लोप होते ही जो शेष बच जाएगा उससे अधिकरण तत्पुरुष की पहचान होगी। जल समाधि, जल में समाधि और में हटते ही जल समाधि शेष रह जाएगा। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती। बटमार, रास्ते, बट का अर्थ होता है रास्ते में मारने वाला। अब रास्ते में मारने वाले को कहते हैं बटमार, तो में हट गया इसमें से, तो इसका शेष का अर्थ बचा रास्ते में मारने वाला, उसे बटमार कहते हैं। अब कारक चिन्हों के अतिरिक्त तत्पुरुष समास का एक और भेद है जिसे नए तत्पुरुष कहते हैं। नए तत्पुरुष जिस समस्त पद में पहला पद निषेधवाचक होता है उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। गलती से मैं लिखा गया नए तत्पुरुष। ये समस्त पद, जैसे अनपढ़, अन एक उपसर्ग लगा है इसमें पढ़ के आगे, जिसका अर्थ है न पढ़ा। असत्य, ए का अर्थ भी यहाँ पे निषेधवाचक है, नहीं सत्य, जो सत्य ना हो। असत्य, न सत्य, यहाँ पे न सत्य आना चाहिए। अभाव, न भाव। असफल, न सफल। न और सफल अलग अलग लिखेंगे, ये असफल का असफल नहीं, न सफल। असत्य, न सत्य, जो सत्य नहीं हो। ये हमारे सारे तत्पुरुष समास के भेद थे। आइए आगे देखें अव्ययीभाव समास। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो। अब अव्यय क्या होता है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अव्यय अविकारी शब्दों को कहते हैं जिनमें काल, कारक आदि के कारण, लिंग के कारण कोई भी विकार या बदलाव पैदा ना हो। जिन शब्दों में काल, कारक, लिंग इत्यादि के कारण कोई बदलाव ना हो उन्हें अव्यय कहते हैं। तो जिसका पहला पद अव्यय हो और संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए। जब पूरे पद में अव्यय लग जाएगा तो वो अव्यय का भाव देगा, इसीलिए इस समास को अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय, जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई प्रभाव न हो, अपरिवर्तित रहें, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, ये सारे अव्यय हैं। ये जिस समास के पहले पद में जुड़े होंगे, ये देखिए यहाँ जुड़े हैं। आ जन के आगे जुड़ गया आजन, मति के, मति होती है बुद्धि, यथा इसके आगे जुड़ गया तो यथामति, बुद्धि के अनुसार या मति के अनुसार। दिन के आगे प्रति जुड़ गया, प्रतिदिन, हर दिन या दिन दिन। यथा शक्ति के आगे जुड़ गया तो यथाशक्ति। अब इनका अर्थ ही इनका विग्रह होगा। आजन्म का अर्थ होता है जन्म से लेकर, तो ये इसका विग्रह है और से हटाते ही आजन्म बन जाएगा। यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन या दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आइए देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उसे कहते हैं वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, या एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आइए देखिए सबसे पहले विशेषण और विशेष्य क्या होता है। विशेषण तो सबको पता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताई जाए, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। श यहाँ पे श आना चाहिए था। विशेष्य कहते हैं। मान लो जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख में मुख की विशेषता बताई गई कि वो चांद जैसा है, चांद के समान है। तो मुख जो है, मुख की विशेषता बताई जाए तो मुख को हम कहेंगे विशेष्य, और उसके लिए विशेषण का इस्तेमाल किया गया है कि चंद्र।
मान लो नीला कपड़ा, तो नील वस्त्र, वस्त्र की विशेषता है कि वो नीला है, तो वस्त्र हुआ विशेष्य और नीला हुआ विशेषण। तो एक पद विशेषण हो और एक विशेष्य, या एक उपमान और दूसरा उपमेय। उपमेय उपमान क्या होता है? देव, देव के बारे में बताया जा रहा है कि वो महा हैं, बड़े हैं, महादेव हैं। कमल के बारे में कर कमल, तो कमल की उपमान किससे ली गई? कर की उपमान किससे ली गई है? कमल से, तो उसके कर जो है कमल जैसे हैं। और सिंह कैसा है? नर, नर कैसा है? सिंह जैसा, सिंह के रूप में नर है। तो एक विशेषण या विशेष्य या एक पद उपमान और दूसरा उपमेय हो, उस समास को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में जो, के समान, सामान नहीं समान, समान आते हैं। जैसे महादेव, महादेव का अर्थ होगा महान है जो देव। दुरात्मा का अर्थ होगा बुरी है जो, दुर यानी बुरी आत्मा। कर कमल, कमल के समान, कर समान आएगा यहाँ। नर सिंह, सिंह रूपी नर। चंद्रमुख, चंद्र के समान, समान आएगा, सामान नहीं, चंद्र के समान मुख। द्विगु समास, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराएं, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दो पहरों का समाहार, ये एक दो पहर, जो दो समय मिलते थे, सुबह का पहर, सुबह के समय को सुबह का पहर कहते हैं, दोपहर दो, और उसके बीच सुबह और जो अपराह्न का समय होता है उसके बीच के समय को दोपहर, दो पहरों का समाहार जब मिलता है, दो पहर आपस में, चार पहर होते हैं दिन में, तो दो पहर मिलते हैं तो वहाँ उसे दो पहर कहते हैं। शताब्दी, 100 सालों का समूह, 100 सालों का समूह जो है, ये चार पद हैं, ये एक समूह को इंगित कर रहे हैं और इसका अर्थ है शताब्दी। ऐसे ही 5 तंत्रों का समाहार, ये इंगित कर रहा है पंचतंत्र को। 7 दिनों का समूह, ये 7 दिनों के समूह को इंगित कर रहा है, जिसे हम समस्त पद में सप्ताह कहते हैं। अब इस दोपहर, शताब्दी, पंचतंत्र, सप्ताह, इन चारों ही पदों में अगर हम ये चारों ही पदों का विग्रह करेंगे तो ये समूह को दर्शाएंगे। अंतिम पद इनका समूह या समाहार होगा। हम समूह की जगह समाहार या समाहार की जगह समूह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन समस्त पदों में जो पहला पद है वो हमेशा संख्यावाची होगा, जैसे 2, शत यानी 100, पंच यानी 5, सप्त यानी 7। तो जिनका पहला पद संख्यावाची हो, और ये विशेषण इसलिए है क्योंकि 2 जो है वो पहर की विशेषता बता रहा है कि वो पहर कितने हैं। अब्द जो है साल, वो संख्या बता रहे हैं कि कितनी संख्या है उनकी। तंत्र की विशेषता बता रहा है कि वो 5 हैं, तो इसलिए संख्यावाची विशेषण हुआ। इस तरह से यह समास द्विगु समास का भेद है। आइए देखें अगला समास, द्वंद्व समास। बच्चों, द्विगु समास और द्वंद्व समास के नाम में आपको हमेशा अंतर करना मुश्किल होता है, इसलिए द्विगु को द्वि यानी 2 एक संख्यावाची है, वो संख्या नंबर से याद रखना है, और द्वंद्व यानी द्वंद्व युद्ध से याद रखना है, जो बराबर वालों में होता है, जो एक जैसा भार हो, एक जैसी ताकत हो जिनकी, उनमें होता है। तो यहाँ ऐसे पद होते हैं जिनका समान ही, जिनमें कोई अंतर ना हो, समान रूप से दोनों ही पद हों। जैसे आइए देखें, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों एवं दोनों पदों को मिलाते समय और
अथवा एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हैं। हम ना पूर्व पद की बात कर रहे हैं ना उत्तर पद की, दोनों की समान रूप से बात कर रहे हैं। जब इसका विग्रह कर रहे हैं तो बीच में और का इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्न और जल, ये दो पद हैं जिसमें हम यह बताना चाहते हैं कि अन्न तथा जल या अन्न और जल, तो दोनों ही समान रूप से प्रधान हुए और विग्रह करते समय और आया। ऐसे ही अपना पराया, अपना पराया में ना अपनों की बात कर रहे हैं ना परायों की, अपना और पराया दोनों की समान रूप से बात कर रहे हैं। राजा रंग, राजा और रंग, देश विदेश, देश और विदेश। तो इस तरह से यह समास हुआ द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान हैं और विग्रह करते समय बीच में योजक लग जाता है और समस्त पद बनाते समय योजक का लोप हो जाता है। आइए अब देखें बहुव्रीहि समास। जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन, इसमें दो पद हैं, पहला पद गज और दूसरा पद आनन। तो ना तो हम गजानन कहकर गज की बात कर रहे हैं, गज यानी हाथी, और ना आनन यानी मुख, मुख की बात कर रहे हैं। गजानन हम कह रहे हैं गणेश को। जैसे ही हम गजानन शब्द बोलते हैं वैसे ही आपके दिमाग में गणेश जी जाते हैं, तो गणेश के लिए इस्तेमाल हो रहा है गजानन। तो अब तक हम हर समास में या पूर्व पद की बात करते थे या उत्तर पद की बात करते थे या दोनों पद की समान रूप से बात करते थे, लेकिन ये एकमात्र समास ऐसा है जिसमें ना हम पूर्व पद की बात कर रहे हैं ना हम उत्तर पद की बात कर रहे हैं। हम इन दोनों पदों के इस्तेमाल के बाद किसी तीसरे ही पद की ओर संकेत कर रहे हैं। यानी हम गजानन कहकर, जिसका अर्थ है गज के समान आनन वाला, तो वो जो वाला है उसको हम बता रहे हैं कि कौन है, वो गणेश। ऐसे ही त्रि, पहला पद त्रि यानी तीन, लोचन यानी नेत्र, आँख, तीन आँखों वाला, तो हम तीन आँखों वाला कहकर शिव को संबोधित करना चाहते हैं, शिव की ओर संकेत करना चाहते हैं। यदि आप और हम में से कोई तीसरी आँख लगा ले, नकली ही हो भले, तो हमें कोई त्रिलोचन नहीं कहेगा, वो केवल शिव के लिए ही है। और जो संकेत बहुव्रीहि समास में जिसकी ओर हम करते हैं वो उसके लिए रूढ़ हो चुका है, यानी वो केवल उसी के लिए इस्तेमाल होता है और किसी के लिए उसका इस्तेमाल संभव नहीं है। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। 10 की बात नहीं कर रहे हैं हम, आनन की बात नहीं कर रहे हैं, हम दशानन कहकर रावण की ओर संकेत करना चाहते हैं। दशानन अर्थात 10 हैं आनन जिसके। चतुर्भुज, 4 भुजाएं, 4 हैं भुजाएं जिसकी, या 4 भुजाएं हैं जिसकी, और वो हम ब्रह्मा की ओर संकेत कर रहे हैं। मुरली, पहला पद, धर यानी धारण करने वाला, दूसरा पद मुरली धारण करने वाला। तो मुरली हम या आप बजाएं तो हमें कोई मुरलीधर नहीं कहेगा, या हम मुरली को होठों पर लगाकर खड़े हो जाएं तो भी हमें कोई मुरलीधर नहीं कहेगा। हालांकि हमने मुरली को धारण कर रखा है, लेकिन मुरली धारण करने वाला शब्द केवल कृष्ण के लिए रूढ़ हो चुका है। तो बहुव्रीहि समास में हम ना पहले पद की ओर संकेत करते हैं ना उत्तर पद की ओर संकेत करते हैं, हम किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और वो शब्द उसी के लिए रूढ़ हो चुका होता है।
आशा है आपको सारे समास अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हैं तो आप पुनः तीनों वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। शुभ दिन। धन्यवाद।